गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो के अंदर हम चोल और राष्ट्रकूट वंशों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ये हमारा इस एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। राइट। इसके बाद छोटे छोटे एक दो टॉपिक और रह जाते हैं। लगभग यहाँ के बाद मान लिया जाता है कि एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। क्लियर है साथियों। आइए तो सबसे पहले हम चोल वंश को डिस्कस करेंगे। राइट। सबसे पहले हम चोल वंश को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और हमने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं करी हैं। सिर्फ आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको लिखना है और याद कर लेना है। क्लियर। यहाँ से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। क्लियर साथियों। आइए देखिए, चोल वंश जो है वो इसके संस्थापक हैं विजयालय चोल, और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था, या हम इसे तंजावुर भी कहते हैं। राइट। तंजौर या तंजावुर। क्लियर है साथियों। क्या बोलते हैं इसे, तंजौर या तंजावुर। और इसके जो वास्तुकार हैं, इस तंजौर के या तंजावुर के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, ये तंजौर के वास्तुकार हैं। इसके अलावा विजयालय चोल ने नर केसरी जैसी उपाधि को धारण किया और इन्होंने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। राइट। सो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है चोल वंश के बारे में। आइए हम आगे की तरफ जानेंगे। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया और इन्होंने पल्लवों पर विजय प्राप्त की, और पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण करी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि तक्कुलम का युद्ध है। तक्कुलम का युद्ध वैसे कभी पूछा तो नहीं जाता है लेकिन एक दो बार ये पूछा गया है तक्कुलम का युद्ध किन वंशों के मध्य हुआ था। तो वंश तो आपको मालूम, वंश तो हमने यहाँ पे वंश और राजा दोनों ही आपको बता दिए हैं। देखिए, तक्कुलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें कृष्ण तृतीय जो है वो जीत जाते हैं और परांतक प्रथम हार जाते हैं। राइट। और यहाँ पर देखें तो परांतक प्रथम जो है वो एक चोल राजा है और कृष्ण तृतीय जो है वो एक राष्ट्रकूट राजा है। राइट। कौन है, राष्ट्रकूट राजा। राइट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वंश और राजा दोनों का नाम मालूम चल गया। क्लियर है। आइए, इनका जो सबसे प्रतापी राजा है वो राजराज प्रथम है और इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा शैव धर्म का वीडियो देखा होगा वहाँ पर हमने राजराज प्रथम के बारे में बताया था, क्योंकि इन्होंने राज राजेश्वर शैव मंदिर बनवाया था जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना करते हैं। राइट। देखिए, ये जो चोल है ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अपने इस विशेषता के कारण। ठीक है। इनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। राइट। तो चोलों को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्लियर साथियों। तो ये कुछ 8 पॉइंट थे। इसके बाद एक और पॉइंट है इनका चोलों का, वो भी आप याद कर लीजिए। क्या है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण करी थी और अपनी राजधानी भी बनाई थी, और उस नई राजधानी का नाम रखा था गंगईकोंड चोलपुरम। क्लियर है। तो ये कुछ हमारा चोल साम्राज्य था और उससे जुड़ी हुई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई खास स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी गई हमारे द्वारा। छोटा सा टॉपिक था। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से कोई भी कंफ्यूजन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो डिलीवर इजी वे में किया जा सके। क्लियर है साथियों। चलिए, तो हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि हमारा जो भी सेशन चल रहा है उसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देते हैं। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। आइए हम अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है राष्ट्रकूटों का। देखिए, इसके कुछ राजा हैं, उनके नाम कुछ हैं वो आप जान लीजिए।
नाम क्या है? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंदिरा तृतीय और कृष्ण तृतीय। राइट, ये कुछ इनके राजा हैं राष्ट्रकूटों के। जिसमें दंती दुर्ग की बात करें तो दंती दुर्ग जो है वो इस वंश के संस्थापक रहेंगे। ठीक है, इसमें अगर इम्पोर्टेंट राजाओं की बात करें तो इसमें दंती दुर्ग इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय का नाम आप जान चुके हैं, और ध्रुव। इतने राजा आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनके नाम जानना और इनके नाम याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर, यहाँ से इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर बनते रहते हैं। क्लियर, आइए हम आगे देखें। तो राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग जो है वो इस वंश के संस्थापक रहेंगे, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो मान्यखेत को बनाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, और ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न तो आपके एग्जाम के अंदर नहीं बनते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफ टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल्ड टॉपिक है। राइट, त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर आपको बता देते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना, ये उस टाइम की तीन शक्तियों के बीच में हुआ था। तीन शक्तियों के बीच में हुआ था। अब ये तीन शक्तियां थी कौन सी? एक तो आपके सामने है ही राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने इस युद्ध में भाग लिया था। राष्ट्रकूटों के अलावा प्रतिहारों ने इसमें भाग लिया था, और इसमें पाल राजाओं ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये तीन उस टाइम की महाशक्तियां थीं, और ये तीनों आपस में जो है वो युद्ध करती हैं। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष था आपका। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो जानेंगे नहीं हम, क्योंकि फिर प्रतिहारों के राजाओं के बारे में जानना पड़ेगा, पालों के राजाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं सीखना है जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। राइट, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और ध्रुव कौन थे? राष्ट्रकूट राजा थे। कई बार यही प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रकूट राजाओं में से त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था, तो आपका आंसर हो जाता है ध्रुव। ठीक है, इसके अलावा ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, आइए हम आगे देखें। तो इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा है वो अमोघवर्ष है। ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, और ये एक टाइप से कवि भी है। ठीक है, कवि भी हैं, और इन्होंने एक रचना लिखी है, इसका नाम है कविराज मार्ग। क्लियर है, देखिए इंद्र तृतीय के शासनकाल में एक अरब यात्री भारत आया था जिसका नाम अल मसूदी था। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपर में आते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा यात्री किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। क्लियर है, क्योंकि उनको ये टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते ना, जो फेमस टॉपिक हैं वो पढ़ा दिए जाते हैं, और बाकी जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनकी, ये नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं होते, बोरिंग से लगते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा टॉपिक बोरिंग है, कौन सा इंटरेस्टिंग है, किसमें मज़ा आएगा, किसमें मज़ा नहीं आएगा। आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक एक टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पर इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था, और एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्लियर है, अब देखिए इसमें क्या है कि एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्धों को समर्पित हैं, और 13 से 29 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और इसमें 30 से 34 नंबर की जो गुफाएं हैं वो जैन जैन संप्रदाय को जो है वो समर्पित हो जाती हैं। तो इस प्रकार कितनी गुफाएं हो गई? टोटल 34 गुफाएं हो गई। इसमें से गुफा नंबर 10, जिसे हम विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है, ये बौद्धों की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इसके अलावा गुफा नंबर 15 में नरसिंह अवतार को जो है वो दिखाया गया है। क्लियर साथियों, तो ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था। ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने चोलों को डिस्कस किया और हमने राष्ट्रकूटों को डिस्कस किया। हमने आज कोई खास स्टोरी जो है बनाने की कोशिश नहीं करी है। यहाँ पर हमने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है। राइट, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि याद करने वाली इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कोई खास स्टोरी नहीं है।
तो आपको स्टोरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, स्टोरी करेंगे तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप इसे लिखिए और याद करिए, ठीक है। ये हमारा इस एंसेंट हिस्ट्री का लगभग लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से ये मान लीजिए आप कि एंसेंट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई है। क्लियर साथियों, आपको जैसा वादा किया था हमने कि हम आपको हिस्ट्री कंप्लीट करके देंगे, तो उसमें उस क्रम में आपकी एंशियंट हिस्ट्री हमने ख़त्म करा दी है, जिसके लगभग 28 से 29 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको इस पीडीएफ की इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा आप उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ने की कोशिश करिए। और चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।